हेलो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्वाड विद प्रखर पांडे में स्वागत है। बच्चों, सबसे पहले तो आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर आप कहाँ थे और इतने दिन से एक भी वीडियोस हमें क्यों नहीं मिल रहा है। तो बच्चों, इन सारे सवालों के मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और फिर मैं आज की क्लास स्टार्ट करूँगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे कि मैं इस समय अपने विलेज एरिया में हूँ, यानी गांव में हूँ। और आपको पता है गांव में उतनी अच्छी इंटरनेट स्पीड और प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। ये एक बेसिक रीज़न था। दूसरा रीज़न बेटा ये है कि जब मैं गांव गया था तो मैं 1-2 दिन के लिए गया था, तो ऐसा प्री प्लान नहीं था कि मुझे वहाँ पर इतना रुकना पड़ेगा। ठीक, तो चीज़ें मैं डिवाइसेस लेके नहीं गया था जिनकी वजह से मैं वीडियोस आपको नहीं दे पा रहा था। इवन अभी भी मैं अपने रूरल एरिया में हूँ और बहुत मुश्किल से मैंने सेटअप अरेंज किया है। ठीक, और आपको ये वीडियोस आज की मिल पा रही है। इतना मैं आपको ज़रूर एश्योर करूँगा कि रोज़ नहीं तो कम से कम ऑल्टरनेट डेज पे आपको वीडियोस मिलती रहें। ठीक, 2 से 3 दिन में। ठीक, आई होप ये तभी मैनेज हो पाएगा जब यहाँ के जो सेटअप मैंने किया अगर वो मुझे प्रॉपर रिजल्ट्स देंगे तो। ठीक है, तो अगर वो सब कुछ ठीक रहा तो आपको तब तो रोज़ वीडियोस मिल जाएंगी, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर रोज़ नहीं तो कम से कम 2 से 3 दिन पर या ऑल्टरनेट डेज पे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। पैनिक मत होइए, मुझे पता है आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, और मुझे आपको पढ़ाना है, वो भी मुझे पता है। ठीक, तो मैं आपको सब पढ़ाऊँगा, आप बिल्कुल परेशान मत होना। मैं बिल्कुल आपको क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ दूंगा। मैंने अगर कहा है कि नहीं मैं सब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो अचानक मैं छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक, पढ़ाऊंगा, हर चीज़ में टाइम लगता है। ठीक, तो टाइम लगेगा लेकिन चीज़ें सारी कवर अप होंगी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आज की क्लास को में हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब करेंगे। सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने 11th में मैथ्स ऑप्ट नहीं किया था। ठीक, अगर कोई ऐसा बच्चा है तो वो प्लीज़ बहुत ध्यान से वीडियो को देखना और एक एक वर्डिंग्स को ध्यान से पकड़ना। क्यों? क्योंकि ये पूरा गेम थिंकिंग का है, इमेजिनेशन का है। ठीक, अगर आपने कोई भी चीज़ें ठीक से नहीं सुनी या समझी तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। अगर इस चैप्टर के वेटेज की बात करें तो प्री में डेफिनेटली आपको 1 नंबर तो मिलता ही मिलता है। ठीक, और मेंस में तो इस पे आप किसी भी 1 साल का पीओ का, ठीक है, किसी भी पीओ मेंस का अगर आप पेपर उठा के देख लो तो आपको एक डीआई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी पे देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो मेंस में तो ये 4 to 5 मार्क्स आपको देगा ही देगा। ठीक है, तो इस हिसाब ये इसका वेटेज है। ऐसा मत सोचना कि प्री में वेटेज कम है तो चलो अभी नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि बाद में तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, अच्छा, अब सबसे पहला सवाल जो मैं अक्सर क्लास में पूछता हूँ कि इसको हिंदी में पहले तो क्या बोलते हैं, तो हिंदी में इसका नाम क्या है? क्रमचय और समचय। जानने की जरूरत नहीं है लेकिन सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, क्रमचय और समचय। अब दूसरी चीज़, पढ़ते क्यों हैं? आखिर इसका यूज़ क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में? भाई आपको पता है कि कोई भी टॉपिक जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, क्योंकि अगर वो चीज़ बनी है तो कुछ ना कुछ उसका रोल होगा। तो बहुत ध्यान से इस बात को आज समझना कि इस टॉपिक को पढ़ा क्यों जाता है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये बात समझाता हूँ। देखिए, ये बताइए कि अगर आप क्या कहते हैं, ठीक, कहीं कपड़े खरीदने गए, मान लो आपको शॉपिंग के लिए जाना है। ठीक, तो क्या ऐसा होगा कि आपने जो पहला, जैसे मान लो आपने शर्ट कोई खरीदनी है, आपको शर्ट, ठीक, आपने पहली जो शर्ट देखी शॉप पे आपने वही परचेस कर लिया, ऐसा होगा? तो बहुत लोग कहेंगे सर ऐसे होने की संभावना बहुत कम है। ठीक, ऐसा ऑलमोस्ट केसेस में नहीं होता है। तो फिर क्या होता है कि आप बहुत सारे कपड़े देखते हो, फिर उसमें से किसी एक शर्ट को आप क्या करते हो? पसंद करते हो। यानी दुकानदार आपको कम से कम 20 से 25 शर्ट दिखाता है। ठीक, और उसके बाद आप जाके क्या करते हो? एक शर्ट बाय करते हो। इज इट ट्रू और नॉट? बिल्कुल सही है ये। ठीक है, हाँ, ये बात अलग है कि ये बॉयज़ के साथ बहुत कम होता है, ये गर्ल्स के साथ ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है ना। अब दूसरी चीज़, एक और एग्जांपल, थोड़ा सा फनी एग्जांपल लेते हैं। देखो, जैसे मान लो कि किसी बालक की नौकरी लग गई, मान लो किसी बालक की नौकरी लग गई। अब नौकरी लगने के बाद उसका सबसे पहला काम ये होता है कि चलो अब शादी करनी है। ठीक, तो मान लो कोई एक लड़का है वैभव। ठीक, मान लो एक लड़का है वैभव। वैभव की मान लो क्या कहते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक, जॉब लगी। ठीक, कोई क्लर्क पीओ जो भी बना वो। ठीक, नाउ
अब उसके घर वालों ने कहा चल अब शादी करते हैं, या उसका खुद का मन था कि अब शादी करनी है। तो ज्वाइनिंग से पहले, ठीक भाई, ज्वाइनिंग कब आती है? 1 आध महीने बाद आती है। तो उसने क्या किया, चलो इस जब तक ज्वाइनिंग नहीं आ रही है तब तक क्या कर लें, लड़की ढूंढ लेते हैं। तो क्या वो जो जिस पहली कन्या को वो देखेगा, क्या उससे शादी कर लेगा? आप कहोगे सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि उसने 10 से 15 कन्याओं को विजिट किया, कहीं कुंडली नहीं मिली, कहीं क्या कहते हैं उसको पसंद नहीं आया, कुछ भी हो सकता है रीज़न। तो अब उस 15 में से उसको एक कोई कन्या क्या हुई, पसंद आई, ठीक। अब नाम तो मुझे नहीं पता, ठीक। तो इसका मतलब 10-15 में से उसने अपने जीवन के लिए, ठीक, चुनाव के लिए क्या किया, एक कन्या का क्या किया, चयन किया, यानी सिलेक्शन किया। क्लियर है, ठीक। समझना मेरी बात को। अभी आपको ये सब चीज़ें कहानी समझ में आएंगी कि मैं क्यों ये सब कहानी सुना रहा हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप चैप्टर क्यों पढ़ रहे हो। तीसरी बात, क्रिकेट। हम सभी लोग क्रिकेट देखते हैं और सबको पता है। जैसे मान लो इस समय अगर मान लो ए ग्रेड में सपोज दैट 20 प्लेयर्स हैं, ठीक, इंडियन में ए ग्रेड में 20 इंडियन प्लेयर्स हैं, ठीक। लेकिन खेलेंगे कितने, 11। यानी इसका मतलब इन 20 में से सिलेक्शन कितने का होगा, 11 का होगा। अब जब ये 11 सेलेक्ट हो जाएंगे तो जब फील्डिंग की बारी आएगी या जब बैटिंग की बारी आएगी तो कोई फर्स्ट डाउन जाएगा, कोई सेकंड डाउन जाएगा, कोई ओपनिंग करेगा, ठीक, कोई पहले बॉलिंग करेगा, कोई क्या कहते हैं लास्ट में बॉलिंग जाएगा। तो ये सारी क्या है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो कहने का मतलब ये है, ठीक, बेसिकली कि हम जो भी काम करते हैं अपनी लाइफ में, कोई भी काम करते हो, ठीक है, कोई पेन खरीदने से लेकर शादी करने तक, ठीक, कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसके जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक, ऑल पॉसिबल जो आउटकम्स हैं उसके सिलेक्शन को, ठीक, और उसके अरेंजमेंट को, ठीक, उसके सिलेक्शन और उसके क्या अरेंजमेंट की स्टडी क्या कहलाती है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहलाती है। मतलब पहले हम किसी चीज़ को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर वैभव क्या करेगा, पहले किसी एक कन्या को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा, फिर उसके बाद क्या होगी, शादी होगी, ढोल बजेंगे, नगाड़े बजेंगे, बफर सिस्टम होगा, ठीक है, जयमाल होगा। तो ये सब क्या है, अरेंजमेंट है, ठीक। पहले 11 प्लेयर्स का क्या होगा, सिलेक्शन होगा, फिर कोई मिड ऑन पे लगेगा, कोई मिड ऑफ पे लगेगा, कोई स्लिप में लगेगा, कोई विकेट कीपिंग करेगा। तो वो क्या है, अरेंजमेंट है, ठीक है। क्लियर है सबको ये बात। पहले आप क्या करोगे, आपको अपना गोल डिसाइड करना है कि हाँ मुझे मेरा गोल क्या है। फिर आप उस गोल के लिए क्या करोगे, तैयारी करोगे। और जब आप तैयारी करोगे, ठीक, फिर उसमें अरेंजमेंट आएंगी कि आपको क्या कहते हैं, ठीक, कि गुजरात में क्या कहते हैं ब्रांच मिलती है, कि पौंडीचेरी में ब्रांच मिलती है, कि आपको क्या कहते हैं कहीं और भी XYZ ब्रांच मिलती है, ठीक है, अगर आप जॉब में आ गए। तो ये सारी क्या है, अरेंजमेंट है। तो किसी चीज़ का सिलेक्शन और किसी भी चीज़ का अरेंजमेंट करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं। क्लियर है इतनी बात, ठीक। तो सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी है कि हम पढ़ते क्यों हैं। इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सारी पॉसिबल आउटकम्स के सिलेक्शन और अरेंजमेंट की स्टडी क्या होती है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहलाती है। और इसी चीज़ को करने के लिए हम इस टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं यहाँ 2 टर्म बार बार यूज़ कर रहा हूँ। एक क्या कर रहा हूँ, सिलेक्शन, और एक कर रहा हूँ अरेंजमेंट। तो सिलेक्शन किसके लिए यूज़ होता है और अरेंजमेंट किसके लिए, तो समझिए इस बात को। आगे देखिए, मैंने यहाँ पर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लिखी है। क्या, ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स और सेलेक्शंस फॉर्म्ड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। अब इस भयंकर अंग्रेजी का हिंदी में तात्पर्य क्या है, इस बात को समझो। देखो, जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्शन, ठीक, क्या करते हैं, सिलेक्शन, ठीक। अगर मुझे बाइक भी लेनी होगी तो पहले मैं क्या कहते हैं, बाइक को सेलेक्ट करूंगा कि मुझे यमहा की लेनी है, मुझे बजाज की लेनी है, मुझे सुजुकी की लेनी है, मुझे किसकी लेनी है, ठीक। तो सबसे पहले सिलेक्शन होगा, फिर उसके बाद होगा कि मैं उसको चलाऊंगा। फिर मैं पांडेसरा लेके जाता हूँ, ठीक, मैं उसको उधना लेके जाता हूँ, मैं उसको लखनऊ लेके जाता हूँ, मैं उसको दिल्ली लेके जाता हूँ, जहाँ भी लेके जाता हूँ, वो अलग बात है, ठीक। तो किसी भी चीज़ का सिलेक्शन, ठीक, वो क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन। यानी सेलेक्ट करने के, ठीक, जो वेज होते हैं, सिलेक्शन के जो वेज हैं,
ठीक, या जो सिलेक्शन है वो क्या कहलाता है आपका कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन एक ऐसा मेथड है जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, सिलेक्शन। किसकी नॉलेज देगा, सिलेक्शन की। जब भी एक बार चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी फिर उसके बाद आप क्या करोगे, अरेंजमेंट, यानी ये परम्यूटेशन क्या कहलाएगा आपका, अरेंजमेंट कहलाएगा। ठीक, तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन, क्योंकि पहले हम चीज़ों को क्या करना सीखेंगे, सेलेक्ट करना सीखेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, अरेंजमेंट। भाई जाहिर सी बात है, जब आपकी शादी हो जाती है तो शादी के पहले सब लगता है सब ग्रीन है, ठीक, सब कुछ क्या कहते हैं, सब हलचल है, हरियाली है, ठीक, लेकिन बाद में अरेंजमेंट होता है। तो आपने सिलेक्शन तो बहुत प्यार से कर लिया कि हाँ मुझे क्या कहते हैं, ठीक, जैसे मान लो सपोज दैट कोई मैं नाम लेता हूँ शिवानी, मुझे शिवानी से शादी करनी है, ठीक है, मान लो शिवानी नाम की कन्या से मुझे शादी करनी है। फिर उसके बाद क्या होगा, ठीक, फिर आपको अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट जैसा कि आप उसके लिए चाय बना रहे हो या वो आपके लिए चाय बना रही है, ठीक, उसको खुश रखना है, ठीक, ये सारे क्या है, अरेंजमेंट है। क्लियर है। तो आपको ऐसे समझना है चीज़ों को। तो किसी भी चीज़ का सिलेक्शन क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन। क्लियर है। ठीक, तो पहले हम लोग 2 से 3 दिन क्या पढ़ेंगे, सिलेक्शन पढ़ेंगे यानी कॉम्बिनेशन। फिर उसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, अरेंजमेंट यानी परम्यूटेशन। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी कि कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलते हैं, सिलेक्शन बोलते हैं। नाउ अब मैथ्स में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, मैथ्स में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एनसीआर से। ठीक है, एनसीआर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो एक्सपेंशन होता है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। नाउ अब वो बच्चे जो पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे उनके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म होगा। ठीक, तो पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, इससे आसान कोई चैप्टर हो नहीं सकता अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो। और अभी आप पढ़ रहे हो तो अपने दिमाग में ऐसा मत लाना कि अरे हाय अल्लाह ये क्या हो गया, एनसीआर फैंसीआर ये सब क्या है। ठीक, सिर्फ समझो, सिर्फ कहानी को समझो और सुनो। जब आपको एक बार चीज़ें समझ में आ जाएंगी फिर आपको समझ में आएगा ये एनसीआर फालतू है, इसका कोई मतलब है ही नहीं। ठीक, चूंकि मैं बेसिक से पढ़ाता हूँ, आप सभी को पता है, मैं हर एक चीज़ क्लियर करते हुए चलता हूँ। ठीक, तो समझिए एनसीआर। ठीक, तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये आपको, अभी तो आप इस चीज़ को याद करोगे कि हाँ भैया सर ने कहा है कि कॉम्बिनेशन को एनसीआर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ पर बच्चे के दिमाग में 2 क्वेश्चन होते हैं, जो नया बच्चा होता है। सबसे पहले गुरुजी ये बताइए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ n एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ r। और ये जो बड़ा सी है तो ये तो चलो आइडिया लग रहा है कि बड़ा सी कॉम्बिनेशन को डिफाइन कर रहा होगा, लेकिन EN और ER क्या है पहले तो ये बताइए। फिर दूसरा क्वेश्चन बच्चे का तुरंत होगा, सर देखिए मैंने तो 10वीं में ही पढ़ाई छोड़ दी थी और मुझे मैथ से गणित से सख्त नफरत है, तो मेरे लिए ये जो आपने बिंदी लगाई है ना, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक, जिसको आप फैक्टोरियल फैक्टोरियल चिल्ला रहे हो, ये हमें नहीं समझ में आया, तो ये फैक्टोरियल क्या है। तो अब आप लोग अगले 5 मिनट ये समझोगे कि n में, एनसीआर में n और r का मतलब क्या है, और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए तो समझिएगा इस बात को। आपको मैंने जितने एग्जाम्पल अभी समझाए बेटा, ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल मैंने अभी आपको समझाए, मैंने आप उनमें से मैं कोई भी एक एग्जाम्पल आपको पिक करता हूं और फिर आपको चीज़ों को फिर से कोरिलेट करता हूं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि एक वैभव नाम का लड़का था। ठीक, एक वैभव नाम का लड़का था। ठीक, उसने क्या कहते हैं 15 कन्याओं की कुंडली क्या की, विजिट की 15 कन्याओं की, और सिलेक्शन शादी के लिए एक कन्या को उसने क्या किया, चुना। तो ये बताइए उसके पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ थी अपने काम को करने के लिए। तो आप कहोगे सर 15। क्यों? क्योंकि उसके पास जो कुंडली प्रोवाइड हुई वो टोटल कितनी कन्याओं की हुई, 15। यानी जो टोटल है जिसमें से काम को करना है 15। या फिर आप ऐसे समझो कि आप दुकान पे गए और आपको दुकानदार ने 15 क्या दिखाए, ठीक, टॉप्स दिखाए या 15 शर्ट्स दिखाए, लेकिन खरीदना आपको कितना है, एक ही खरीदना है। तो टोटल उसने कितने दिखाए आपको, 15। ये टोटल ही क्या कहलाता है, n। हमेशा इस बात को गांठ मान लेना, ये क्या कहलाता है, n। n हमेशा क्या कहलाएगा, आपका टोटल होगा। क्लियर है। अच्छा, अब r क्या है, ये बताइए जो काम आपको करना है उस काम को करने के लिए कितने ऑब्जेक्ट की जरूरत है, कितने डाटा की जरूरत है। तो अगर आपको एक शर्ट खरीदना है तो 15 में से कितने की रिक्वायरमेंट है, एक की।
ठीक, शादी के लिए 1 की। अब अगर 20 प्लेयर हैं तो रिक्वायरमेंट कितने की है? 11 की। यहाँ रिक्वायरमेंट कितनी है? 11 की। तो ये R क्या कहलाता है बेटा? रिक्वायरमेंट। यानी जिस भी काम को हमें या जिस भी काम को एकम्प्लिश करना है उसको करने के लिए टोटल में से कितने डाटा की रिक्वायरमेंट है वही क्या कहलाएगा? आपका R कहलाएगा। ठीक, तो इट मीन्स कि अगर मुझे 20 में से अगर मैं 20C11 लिखता हूं तो इसका मतलब ये है कि 20 प्लेयर में से मुझे सेलेक्ट कितने प्लेयर करने हैं? 11 प्लेयर। ठीक, अगर मैं लिखता हूं कि कोई चीज़ 15C1 है तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास कोई 15 आइटम्स थे लेकिन मुझे किसी काम को करने के लिए ठीक कितने आइटम की रिक्वायरमेंट है? 1 आइटम की। ठीक, क्लियर है सबको ये बात? ठीक, तो N क्या होता है? टोटल, और R क्या होता है कि जितने डाटा की रिक्वायरमेंट होगी फ्रॉम N। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कभी भी N की वैल्यू क्या कहते हैं? ठीक है, R से छोटी नहीं हो सकती। ठीक, N की वैल्यू हमेशा किससे बड़ी होगी? R से बड़ी होगी या बराबर हो सकती है। ठीक है ना, तो इस बात को, अच्छा अब बराबर कब होगी? मान लो वैभव ने पहली कन्या देखी और पहली कन्या उसको पसंद आ गई तो ये क्या हो जाएगा? 1C1। यानी एक ही था, एक ही देखा, एक ही से प्यार हुआ और इसी से अब क्या होगा? जीवन चलता रहेगा। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये सारी बातें आपको क्या कहते हैं यहाँ पर समझ में आई होंगी कि N और R का मतलब क्या है। ठीक है, क्लियर है सबको ये बात? ठीक, चलो हंस रहे हो तो हंसते रहना। ठीक है, वीडियो देख देख के। ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल खतरनाक देखना, क्योंकि जब क्लास में मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूँ तो बिल्कुल एक समागम बैठ जाता है, जैसे लगता है कि हाँ भैया क्या कहते हैं, कोई गणित की क्लास नहीं, कोई कपिल शर्मा का शो चल रहा हो। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही, आपको पता है कि मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल सारे भाई बहनों को बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है और बिल्कुल ध्यान से हर एक चीज़ समझते हुए चलना है। और मैं हमेशा कहता हूँ जब तक हम मैथ्स को अपनी लाइफ से अटैच नहीं करेंगे तब तक हमें मैथ्स समझ में नहीं आने वाली, तो हमें फील करना है। ठीक है, चलो तो चलो N और R का तो मतलब समझ में आ गया। अब दूसरी जो क्रॉस क्वेश्चन था वो फैक्टोरियल का था, तो फैक्टोरियल समझते हैं क्या होता है। देखो फैक्टोरियल, लेट n be a positive number then n factorial can be defined as n factorial n minus 1 into n minus 2 up to 1। ठीक, बेसिकली इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया, समझो, बहुत ध्यान से समझना है इस बात को, बहुत काम की बात है। देखिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश में जो डेफिनेशन लिखी है उसका हिंदी में मतलब बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। मतलब क्या होता है? पहली बात तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर 1 से लेकर कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो अगर मैं कहूँ कि अगर मेरे पास 5 नेचुरल नंबर है, यानी स्टार्टिंग के 5 है, ठीक, 1 to 5 मेरे पास नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक, और अगर मैं इन सारे नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूं, या दैट इज 1 into 2 into 3 into 4 into 5, तो यही टेक्निकल लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाएगा? फैक्टोरियल। और किसका फैक्टोरियल? 5 का फैक्टोरियल। क्यों 5 का बोला जाएगा, क्यों 1 का नहीं बोला जाएगा? क्योंकि हम कितने नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं? 5। ठीक, तो बेसिकली मतलब ये है बेटा आसान भाषा में कि अगर आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए, सपोज दैट 7 फैक्टोरियल, तो अगर आप 1 से लेकर 7 तक अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, तो इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक, वो क्या कहलाएगा? 7 फैक्टोरियल कहलाएगा। या आप ऐसे समझ लें कि अगर 7 फैक्टोरियल लिखा है तो 1 से लेकर 7 तक आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इसलिए यहाँ पर कहा गया इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। और यही ये बात है, देखिए समझिए इस बात को। ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है? वही चीज़ लिखी जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं n की वैल्यू 5 पुट कर दूँ, n की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी? 5। ठीक है, अब n की वैल्यू 5 है तो n 5, ठीक, 5 - 1 क्या हो जाएगा बेटा? 4, 5 - 2 3, अप टू सो ऑन, ऐसे ही कितना मल्टीप्लाई होके फिर 2, ठीक, फिर ऐसे ही क्या हो जाएगा? 1। तो आप देख रहे हो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो ये वही चीज़ लिखी गई है। ठीक, कि अगर हम किसी भी चीज़ का अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें क्या कहते हैं उसको, ठीक, 1 से लेकर 5 तक क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है इतनी बात? ठीक, तो आई होप आपको फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ गया होगा।
दूसरी बात आपको एक और यहाँ पर समझनी है बेटा, क्या कि आप कम से कम 1 से लेकर 7 फैक्टोरियल तक की वैल्यूज़ याद कर लीजिए, ठीक। उससे फ़ायदा क्या होगा कि एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेशन करने में काफ़ी आसानी रहेगी, ठीक। तो जैसे मैं लिख देता हूँ, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 फैक्टोरियल की 2, 3 फैक्टोरियल की आपकी 6, 4 फैक्टोरियल की आपकी बेटा 24, 5 की 120, 6 फैक्टोरियल की 720 और 7 फैक्टोरियल की आपका बेटा 5040। 7 तक क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में या वैल्यू के फॉर्म में आंसर पूछे जाते हैं, ठीक। 1% ऐसा चांस है कि जहाँ पर 8-9 फैक्टोरियल की वैल्यू वो निकलवाएगा, ठीक है, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है, ठीक। अच्छा, एक और नोट वाली बात आपको याद रखनी है, क्या कि जो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, क्यों होती है, ठीक है। तो इसमें आपको नहीं पढ़ना है, लॉग से मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ या बाइनोमियल थ्योरम से भी इसको प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये नहीं जानना है कि क्यों, फिलहाल आप बस इतना समझिए कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1। हाँ, अगर आपकी बहुत इच्छा है किसी बच्चे की कि नहीं सर मुझे तो जानना ही है, तो आप कमेंट करना, अगले वीडियो में मैं आपको ये भी प्रूफ करके बता दूंगा कि कैसे हम 0 फैक्टोरियल को 1 लिख सकते हैं। उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, लेकिन ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा, इसलिए मैंने आज की क्लास में इसको इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ देखो, अब आपको एक बात और समझनी है, क्या, यहीं पर समझ लो कि भाई अगर आप, ठीक, 5 फैक्टोरियल लिखते हो, ठीक, तो किसी भी n फैक्टोरियल को आप, ठीक, बहुत ध्यान सुनना मैं क्या कहना जा रहा हूँ, किसी भी n फैक्टोरियल को आप बेटा n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, ठीक। क्या कहा मैंने, किसी भी n फैक्टोरियल को आप n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हो। मतलब अगर 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब ये मैंने कैसे लिखा, पहले इस बात को समझ लेना, ठीक। देखो आपने क्या समझा, 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। अगर मैं 5 को किनारे कर सिर्फ 5, तो ये बताओ क्या ये 4 फैक्टोरियल नहीं हो रहा है। आप सभी लोग सोचिए भाई, अगर सिर्फ इसको ऑब्जर्व करिए तो ये क्या 4 फैक्टोरियल नहीं है। तो वही चीज़ है कि अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखें तो मैं 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। अब कुछ बच्चे होंगे सर ये आप क्यों बता रहे हो, ये मैं इसलिए अभी बता रहा हूँ कि जब मैं आपको कैलकुलेशन करूँगा, ठीक, तब मैं आपको डायरेक्ट जब काटूंगा तब आपको पता चलेगा कि मैंने कैसे डायरेक्टली फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। तो इसलिए आपको ये बात जानना जरूरी है, वरना आप वहाँ पर परेशान होंगे और मुझे भी परेशान करेंगे। क्लियर है, ठीक। तो ये पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा। दूसरी बात, ये सबसे बड़े काम की चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो किसी भी NCR को NC n-R लिखा जा सकता है। मतलब क्या है इसका, ये कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, इस बात को समझ लेना। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 6C2 की वैल्यू निकालनी है, आपको अगर 6C2 की वैल्यू निकालनी है तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है पीछे कि भाई NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-R फैक्टोरियल, ठीक है, 6 - 2 फैक्टोरियल, ठीक। और 6 - 2 क्या हो जाएगा, 4। तो आपने क्या किया, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब बच्चे क्या करेंगे, ठीक, अभी मैं इसका भी यूज़ आपको दिखाता हूँ, ठीक है, जो मैंने ये चीज़ बताई है। अब बच्चे क्या करेंगे, पहले तो इसको पूरा मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अप टू सो ऑन। फिर इसको भी एक्सपेंड करेंगे, फिर 4 फैक्टोरियल को भी क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। फिर आप देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। 2 1 जा 2 3 जा और 5 3 जा क्या हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक ना। लेकिन आपको इतना ये फालतू काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। देखो आप क्या करते कि भाई 6C2 है, ठीक, अगर ये 6C2 है तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे अभी कि भाई 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक। और नीचे आपको पता है ये 2 फैक्टोरियल यानी 2 और 4 फैक्टोरियल आएगा ही आएगा क्योंकि n-R। तो ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये 2 3 जा 5 3 जा 15। अभी मैं इससे भी इजी अप्रोच आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आपको बिल्कुल एक एक स्टेप समझते हुए चलना है क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता। क्लियर है इतनी बात। नाउ अब दूसरी बात समझिए, यहाँ पर
फिर इसका यूज़ क्या हुआ, ये चीज़ इसमें कैसे लगी, या ये चीज़ मैंने यहाँ तो बताई नहीं अभी। ठीक, तो अब मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपको कहा एग्जामिनर ने कि 11C9 की वैल्यू निकाली है, सपोज दैट। तो अब आप क्या करोगे, आप सभी लोग क्या करोगे, आपको अगर आपको फॉर्मूला ही बस याद है तो आप ये करोगे भाई, पहले तो इसको आप 11 से लेकर मल्टीप्लाई करोगे, कहाँ तक, 1 तक करोगे मल्टीप्लाई, फिर r फैक्टोरियल यानी 9 तक इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर n-r, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर जहाँ कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल आउट करोगे। यही तो आप लोग करोगे। ठीक, 11 × 10 × 9। ठीक है ना, ये ना करना पड़े और जल्दी से जल्दी चीज़ें आसान हो जाए, उसी चीज़ को ये चीज़ क्या करेगी, दूर करेगी। आप ये सोचिए, आप मैंने क्या लिखा है, NCR को NC_n-r लिखा जा सकता है। अगर ये 11C9 है तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं 11C9 को अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक, 11C2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, हाँ या ना। तो आप सभी लोग मुझे ये बताओ कि 11C9 कैलकुलेट करना आसान है कि 11C2 कैलकुलेट करना आसान है। तो सभी लोग कहोगे कि सर 11C2 कैलकुलेट करना आसान है। और हमेशा ये बात ध्यान रखना, जितना r कम होगा उतनी कैलकुलेशन क्या होगी, आसान होगी, जितना r ज़्यादा होगा उतनी कैलकुलेशन क्या होगी, टिपिकल होगी। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको r की वैल्यू ज़्यादा मिलती है, ठीक, तो आप इस अप्रोच से पहले तो r की वैल्यू को क्या करिए, रिड्यूस करिए। तो 11C9 को मैंने क्या लिखा, 11C2 लिखा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर, ठीक, अब शॉर्टकट क्या है भाई, अब 11C2 लिख लिया, ठीक, इसके बाद क्या लगाया, फॉर्मूला लगाया, और फॉर्मूला लगा के फिर चीज़ों को सॉल्व किया। तो आपको 11C2 में कभी फॉर्मूला नहीं लगाना है। ठीक, फॉर्मूला भूल जाओ। ठीक, 5 मिनट पहले मैंने कहा था कि फॉर्मूला याद कर लेना, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मूला भूल जाओ, सब फालतू नाटक है, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है फॉर्मूला। ठीक, तो आपने पहले तो इससे कन्वर्ट किया, 11C9 को क्या लिखा, 11C2। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, कभी भी अगर आपको कॉम्बिनेशन की कैलकुलेशन करनी हो तो n और r को ऑब्जर्व करो और n को उतनी ही बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो जितना क्या है, r है। मैंने क्या कहा, n को उतनी ही बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो जितना क्या है, r है। तो 11 n है, n की वैल्यू क्या है, 11, और r की वैल्यू क्या है, 2। तो 11 को कितनी बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। तो एक 11 खुद और इससे एक डिक्रीजिंग, यानी कितना, 10। ये कर लिया, डिवाइड बाई जितना r है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, यानी जितना r है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो कितना r है, 2, तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, यानी 2 5 जाए, यानी 11 × 5 कितना हो गया, 55। क्लियर है, सबको बात समझ में आई। ठीक, तो आप बिना फॉर्मूले का यूज करके 11C2 की वैल्यू मेंटली कैसे बता सकते थे, 55 बता सकते थे। क्लियर है सबको। एक और एग्जांपल करना है, जैसे मैंने कहा था 6C2, तो मैंने कहा था कोई फॉर्मूला मत लगाओ, ऐसे ही निकाल लोगे आप। n कितना है, 6, r कितना है, 2, तो n को कितनी बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, 2 बार। तो कर दो 6 × 5, और कितने फैक्टोरियल से, 2 फैक्टोरियल, यानी 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 2। तो आप डिवाइड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 15। कुछ लोग सोच रहे हो क्या हमेशा 2 ही होगा, नहीं भैया, ऐसा भी नहीं है। जैसे मान लो अगर मैं तुमसे कहूँ कि 6C3 की वैल्यू निकाल लो, ठीक, तो 6C3 की वैल्यू क्या होगी, 6 × 5 × 4। क्यों 3 बार किया, क्योंकि r कितना है, 3। तो 6 को कितनी बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार। तो 3 बार कर लिया। कितने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, ठीक, जितना r है। तो r कितना है, 3, तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 6। ये 6 से 6 आपका क्या हो गया, कैंसिल। तो 6C3 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 20। क्लियर है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा है कि 1 to 7 फैक्टोरियल तक की वैल्यू याद कर लीजिए, ठीक, वो कैलकुलेशन में काम आती हैं। ठीक, बाकी फॉर्मूला याद नहीं करना है, ये डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, उससे आपका काम हो जाएगा। और कभी भी अगर आपको r ज़्यादा मिलता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये अप्रोच हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। ये आपका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से था, या जो इस चैप्टर का जो थीम था, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक, अगर इतना समझ में आ गया होगा तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी।
ध्यान रखना चैप्टर आसान है, मैंने पहले ही कहा, लेकिन बहुत पेशेंस के साथ आपको चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और सिचुएशन को समझना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक, तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी तो बार बार वीडियो देखना और कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आज बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इजी। ठीक, फिर धीरे धीरे अपना लेवल क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा NC8 इज इक्वल टू NC27, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। अब जब ये क्वेश्चन जब बच्चा नहीं पढ़ा होता है टॉपिक या उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो मालूम है क्वेश्चन, अरे बाप रे, ये तो छोड़ गया था, ये क्या है भाई, ये तो इस नाटक को तो मैंने पहली बार देखा है। जबकि आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ठीक, देखो बहुत आसान सवाल है, क्या है, NC8 बराबर NC27 दिया है। अब ये बताइए ये कौन कर पाएगा, जिसको ये बात पता होगी कि NCR हमेशा NCn-R के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, यानी ये जो R है ना, ये R हमेशा n-R के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है? ठीक, अब देखो इस बात को कैसे समझोगे, ये बताइए भाई NCR इज इक्वल टू NCn-R, यही तो होगा। ठीक, तो यहां पर R कितना है, 8, यहां पर R कितना है, 27। क्लियर है ये बात? ठीक, तो आप ये बताओ अगर ये NCR बराबर, ये कब इक्वल होता है, जब NCR बराबर क्या होता है, NCn-R, और ये वैल्यू जो यहाँ वाले R की वैल्यू होती है यहाँ n-R के क्या होती है, बराबर होती है। तो इक्वेट कर दो, 8 इज इक्वल टू, ठीक है, 8 इज इक्वल टू n माइनस क्या हो जाएगा, 27। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 + 27, दैट इज व्हाट, 35। बस इतना सा सवाल था, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे अगर आपको ये चीज़ें, पीछे वाली प्रॉपर्टी, अगर आपको ये प्रॉपर्टी क्या होगी, पता होगी। ठीक, तभी आप इस सवाल को कर पाओगे, वरना लेके सीखते रहोगे और छोड़ के आ जाओगे और फ्री फोकट का 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए आपको क्या पता चल गया कि यस n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 35 हो जाएगी। क्लियर है? तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आते नहीं हैं। ठीक, ये जितने क्वेश्चन भले बेसिक हैं, इजी हैं, लेकिन ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस प्री में ही, अगर कभी मैं कहा करूँ कि आज हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे या आसान क्वेश्चन, तो समझ जाया करो कि वो चीज़ें ऑलरेडी प्री के लिए क्या होती हैं, आसान होती हैं। ठीक है, या प्री के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, क्योंकि जब मैं लेवल बढ़ाता हूं तो वो सिर्फ किसके लिए होता है, मेंस के लिए होता है। ठीक है, तो ये जो पहली क्लास है इसमें प्री के आपको सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटा देयर आर 8 वुमेन एंड 15 men in ऑफिस, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन कैन बी सेलेक्टेड। अब फिर से बिल्कुल क्वेश्चन को अपना बनाओ। मान लो मेरे ऑफिस में 10 औरतें हैं, ठीक, और 15 पुरुष हैं, तो टोटल कितने लोग हैं, 25। तो कह रहा है कि मान लो मुझे किसी एक को एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड देना है। ठीक, मुझे किसी एक को क्या करना है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का क्या करना है, अवार्ड देना है। ठीक, तो अगर मुझे अवार्ड देना है तो मुझे किसी एक पर्सन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक, किसी एक को, तो वही कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन बी सेलेक्टेड, तो उस एक पर्सन को कितने प्रकार से सेलेक्ट किया जा सकता है। ठीक, तो देखो मेरे पास टोटल कितने लोग हैं, 25। ध्यान समझना, बिल्कुल आपको जो जहाँ से आज क्लास स्टार्ट हुई थी वहाँ से आपको चीज़ों को पकड़ना है। यानी मेरे पास टोटल ऑप्शंस कितने हैं, 25। मैं 25 में से किसी को भी दे सकता हूँ, यानी टोटल कितने हैं मेरे पास, 25। यानी n की वैल्यू कितनी है, 25। अच्छा, देना कितने लोगों को है, रिक्वायरमेंट कितने की, अवार्ड कितने को मिलेगा, यानी 1 को, यानी r की वैल्यू क्या है, 1। यानी इसका मतलब सिलेक्शन की बात हो रही है। ठीक, सेलेक्ट करना है चीज़ों को, तो अगर मैं कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, 25C1, और 25C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25। यानी 25 तरीके से, ठीक, 25 ऐसे तरीके हैं जिनसे मैं किसी ऑफिस में से किसी एक लोग को क्या दूंगा, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का क्या दूंगा, अवार्ड दूंगा। ठीक है ना, तो ये इस क्वेश्चन का मतलब है। बिल्कुल क्वेश्चन को अपना बनाना है, डरना नहीं है टेक्निकल टर्म डर के। ठीक है, पहले देखो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक,
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, कैसे मैंने यहाँ पर 25C1 लिखा, n की वैल्यू कैसे 25 हुई और r की वैल्यू कैसे 1 हुई। क्लियर है, सबको बात समझ में आ रही। ठीक, चैप्टर थोड़ा सा दिमाग वाला है, इमेजिनेशन वाला है, थिंकिंग वाला है, लेकिन कठिन नहीं है। ठीक, सिर्फ और एक चीज़ मैं बता दूँ, जितना मैं पढ़ाऊँगा ठीक सिर्फ उतना ही आएगा, उससे बाहर नहीं। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखना कि जो इन वीडियो को ही सिर्फ जो देख के चला जाएगा ना, सिर्फ वीडियो देख लो, कुछ मत प्रैक्टिस करो। ठीक, तो भी वो प्री में और मेंस में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएगा। ठीक है ना, तो बस बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को देखना और समझने की कोशिश करना। ठीक, क्योंकि मैं सारी चीज़ें क्या करूँगा, कवर करूँगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ डेकागन। ठीक, अच्छा डेकागन तो बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक, पहले मुझे पूछा क्या गया है, मुझसे ही पूछा गया है कि भैया डेकागन में कितने डायगोनल होंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जो नए हैं, सर आप तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा रहे थे, ये तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। ठीक, काहे बेवकूफ़ बना रहे हो। ठीक, कभी क्या कहते हैं पीएनसी बता दे रहे हो, कभी इसी में मेंसुरेशन घुसा दे रहे हो। यही ब्यूटी है इस चैप्टर की कि इस चैप्टर में ठीक कोई भी चैप्टर के आउटकम को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन देखने में मेंसुरेशन का है, हालांकि मेंसुरेशन के फॉर्मूले से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम इसको किससे सॉल्व करेंगे आज। ठीक, पीएनसी से, यानी कॉम्बिनेशन से। ठीक, तो क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि डेकागन में कितने डायगोनल हैं। अच्छा डायगोनल क्या होता है पहले ये बताओ। ठीक, अगर मैं पूछूं कि एक रेक्टेंगल में कितने डायगोनल होते हैं, तो आप लोग कहोगे कि सर एक ये होता है और एक ये होता है, यानी टोटल कितने होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं। ठीक है, अब इसमें तो पता है क्योंकि रेक्टेंगल है तो ये तो हमारा पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर डेकागन ऑक्टागन की बात करूँ, ठीक, तो फिर क्या करोगे, क्या फिगर बनाओगे एग्जाम में, ऐसे 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 ऐसे, और फिर सबको क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, फिर काउंट करोगे, तब तो पूरे जो भी तुम्हें 40 मिनट 45 मिनट जो मिलते हैं एग्जाम में, तुम यही एक क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। क्योंकि स्क्वायर में तो आपने याद कर रखा है कि हाँ भैया 2 होते हैं 2 होते हैं 2 होते हैं 2 होते हैं। ठीक, लेकिन ऑक्टागन डेकागन में तो याद नहीं है, तो कैसे करेंगे। ठीक, ध्यान समझना, आप बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को समझना और डेवलप करेंगे कि कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, देखो आप पहले जो आपको आता है आप उसी को ऑब्जर्व करो। ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि रेक्टेंगल में कितने वर्टेक्स हैं, तो आप कहोगे सर एक वर्टेक्स ये है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी। यानी इसका मतलब टोटल पॉइंट्स कितने हैं, 4। ठीक, तो टोटल पॉइंट्स, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, क्योंकि जो क्या कहते हैं चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। यानी टोटल पॉइंट्स कितने हमारे पास, 4। ठीक, नाउ आपको पता होगा कि भाई स्कूल में क्लास 1 या 2 में पढ़ाया जाता है कि अगर हमें कोई भी लाइन बनानी हो तो लाइन बनाने के लिए कम से कम हमारे पास कितने पॉइंट होने चाहिए, 2 पॉइंट, क्योंकि एक लाइन हमेशा कितने पॉइंट से बनती है, 2 पॉइंट से बनती है। तो अगर मैं कहूँ कि भाई ये भी तो एक लाइन ही है ना, भाई डायगोनल तो हम बोल रहे हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। ठीक, लेकिन है तो ये एक लाइन। तो यानी अगर मैं कहूँ कि एक क्या कहते हैं रेक्टेंगल में, ठीक, डायगोनल वाली कितनी स्ट्रेट लाइन है, तो आप कहोगे डायगोनल वाली जो स्ट्रेट लाइन है सर वो कितनी है, 2 है। ठीक, एक ये है और एक ये है। ठीक, अच्छा इट मीन्स अगर डायगोनल वाली स्ट्रेट लाइन है तो लाइन भी किससे बनेगी, 2 पॉइंट से बनेगी। तो ये बताइए एक लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। हमारे पास हैं कितने पॉइंट, 4। ठीक, बहुत ध्यान समझना, 2 पॉइंट से एक लाइन बनती है, 2 पॉइंट से क्या बनती है, एक लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक, हमारे पास पॉइंट कितने हैं, 4। ठीक, अच्छा तो अगर 4 पॉइंट्स हैं, ठीक, और लाइन बनाने के लिए कितने चाहिए, 2, क्योंकि हमें तो लाइन ही बनानी है, 4C2। तो क्या आंसर 4C2 होगा, चलो चेक कर लेते हैं। अगर 4C2 की वैल्यू 2 आ जाती है, अगर 4C2 की वैल्यू अगर 2 आ जाती है तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या है, सही है, अदरवाइज कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं। तो 4C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 × 3/2, ये क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अरे बाप रे, क्या 6 डायगोनल होते हैं, क्या रेक्टेंगल में 6 डायगोनल होते हैं, नहीं होते हैं। तो ये 6 क्या निकला, अब पहले इसको समझो। ठीक, समझो ये 6 क्या है। अच्छा ये बताओ ये 6 है क्या, आप इसको छोड़ो तो ये बताओ क्या क्या निकला। तो आप कहोगे सर आपने ये समझाया कि 4 पॉइंट थे,
ठीक, एक लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए। तो अगर हम 4C2 कैलकुलेट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी मिलेंगी 6, यानी टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी मिलेंगी हमको 6 मिलेंगी। क्या दिख रही है स्ट्रेट लाइन 6? हाँ बिल्कुल दिख रही है। देखिए AB 1 नंबर, BC 2 नंबर, CD 3 नंबर, DA 4 नंबर। अब ध्यान सुनना, BD 5 नंबर और AC 6 नंबर। यानी इसका मतलब कि जितने वर्टेक्स होते हैं रेक्टेंगल में, उन सभी वर्टेक्स से मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन कितनी ड्रॉन हो सकती हैं? इसका आंसर क्या होगा? 6 होगा। डायगोनल नहीं हो सकता ये, ठीक। तो डायगोनल कैसे निकलेगा? अब आप ये बताइए, ये वाली लाइन क्या है? डायगोनल है। अच्छा, और ये वाली लाइन क्या है? ये साइड्स है, ठीक। तो रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 4, ठीक, 4 साइड्स होती हैं। तो अगर मैं सारी लाइन में से साइड्स वाली लाइन को माइनस कर दूं, ठीक, तो मुझे क्या मिल जाएंगे? ये डायगोनल वाली लाइन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? भाई सभी लोग बताओ, अगर मैं टोटल स्ट्रेट लाइंस में से, अगर इन सभी लाइनों में से अगर मैं ये वाली लाइन माइनस कर दूं, AB, BC, CD और DA, ठीक, तो ऐसी कितनी लाइनें हैं? 4। तो मुझे जो बची हुई लाइनें मिलेंगी कौन सी? AC और BD। ये क्या होंगी? डायगोनल्स होंगी, ठीक। होंगी कि नहीं होंगी? बस यही आपको समझना है। कभी भी अगर आपको डायगोनल निकालना हो किसी भी पॉलीगन में, किसी भी पॉलीगन में, तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालिए, यानी NC2। 2 क्यों लिखा? ठीक, क्योंकि 2 इसलिए लिखा क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए टोटल कितने पॉइंट चाहिए? मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, 2 ही चाहिए। मिनिमम और मैक्सिमम का तो कोई केस ही नहीं है, सिर्फ 2 ही पॉइंट से लाइन बनती है, ठीक। नाउ N क्यों मैंने यहाँ लिखा? क्योंकि भाई कभी वो रेक्टेंगल होगा, कभी वो ऑक्टागन होगा, कभी डेकागन होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक। अच्छा, NC2, और इसमें से हम क्या माइनस कर दें? N माइनस कर दें। N मतलब, ठीक, या तो पॉइंट्स लेना हो तो पॉइंट्स ले लो, वर्टेक्स, या साइड लेना हो तो साइड। क्योंकि आपको ये पता होगा, क्लास बेसिक क्लास में बताया जाता है कि जितने वर्टेक्स होते हैं उतनी ही क्या होती हैं? साइड्स होती हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स कितने हैं? क्या कहते हैं? रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कितने वर्टेक्स हैं हमारे यहाँ पर? 4। तो साइड्स भी कितनी मिली हमको? 4 मिली। तो अगर मैं NC2 में से N माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ डायगोनल्स किसी भी पॉलीगन में। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है या जो कॉन्सेप्ट होता है कॉम्बिनेशन में, वो क्या होता है? NC2 माइनस N होता है, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। इसमें भी सॉल्व कर लेते हैं, डेकागन में भी, और अगर आप कहीं कहेंगे तो और भी किसी फिगर में सॉल्व कर सकते हैं। चलो डेकागन में पूछा गया था, तो क्या करना है? 10C2। तो ये क्या बताएगा? टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि किस में होंगी? डेकागन में। और कितनी साइडें होंगी या कितने वर्टेक्स होंगे? 10 वर्टेक्स होंगे। तो क्या माइनस कर दें? 10 माइनस कर दें, ठीक है। तो 10C2 की वैल्यू आप करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 × 9/2 माइनस 10। ये कितना हो जाएगा बेटा आपका? 5, 9 5 जब 45, तो 45 माइनस 10 यानी कितना? 35। इट मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे डेकागन में वो कितने होंगे? 35 होंगे। क्लियर है, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर आपको एग्जामिनर कॉम्बिनेशन में पूछता है, ठीक, कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, ठीक, तो आप हमेशा कहेंगे NC2 माइनस N। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ, कुछ लोग, कुछ क्या कहते हैं लोग, क्या होते हैं ये नहीं बताते, वो क्या करते हैं? फॉर्मूला याद कर लो। कौन सा? N(n-3/2). तो आप सभी का आज होमवर्क ये है कि आपको ये प्रूफ करना है कि NC2 माइनस N को ही क्या लिख सकते हैं? N(n-3/2) लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप घर में इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो फॉर्मूला बचपन से रटवाया जा रहा है ये कुछ और नहीं, ये यही क्या है? NC2 माइनस N है। बाइनोमियल थ्योरम से या कॉम्बिनेशन से ही ये फॉर्मूला क्या हुआ है? इजाद हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखो, ऐसी कोई बात नहीं कि आप इसको याद मत रखो, लेकिन चीज़ों को समझो, ठीक। क्यों? क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा तो हो सकता है अगर मैथ्स का एक्सपर्ट बैठ गया तो वो डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि डेकागन में क्या कहते हैं, जो आप नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालते हो उसकी अप्रोच क्या होगी। तब आपको ये चीज़ क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है सबको ये बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। इन अ बर्थडे पार्टी एवरी पर्सन शेक्स हैंड विद एवरी अदर पर्सन। ठीक, एक बर्थडे पार्टी है, मान लो मेरा आज बर्थडे है और मैंने कुछ लोगों को आज बुलाया। अच्छा, कितने लोग को बुलाया? 10 लोगों को बुलाया।
तो क्या पूछा है, देन फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक। अब समझिए, जो नए बच्चे हैं बहुत ध्यान से, मान लो ठीक ये मेरा घर है ठीक, और आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, ठीक है, मेरा हैप्पी बर्थडे है, और मैंने कितने लोग को इनवाइट किया, 10 लोग को इनवाइट किया। अब ये एक चीज़ मैंडेटरी है कि जितने भी गेस्ट आएंगे मुझे मिला के, ठीक है ना, टोटल मुझे इंक्लूड करके, ठीक है, 10 लोग हैं टोटल, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, टोटल 10% है, यानी मैंने बुलाया कितने लोगों को, 9 लोगों को, और एक मैं खुद, ठीक। तो टोटल घर में कितने लोग हैं, मान लो 10 लोग हैं। अब सबने क्या किया, एक दूसरे से हाथ मिलाया, ठीक, सबने क्या किया, एक दूसरे से हाथ मिलाया। तो कितने हाथ मिले, ठीक, कितने हाथ मिले, सुर मेरा तुम्हारा वाला कहानी है, ठीक, कि कितने हाथ मिले। तो अब कितने हाथ मिले देखा जाए। अब बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन समझना। कुछ बच्चे क्या कहेंगे, अब वो पूरा वहीं पर भावुक हो जाएंगे बेचारे। अब वो नाम लिखेंगे, मैं ए हूँ, मेरा दोस्त बी है, एक सी है, डी है, अब सब एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। फिर वो प्रैक्टिकली वहीं शोध करने लगेगा, ठीक भैया, हाँ मैं तो 9 लोगों से पहले हाथ मिलाऊंगा, फिर ये, फिर 8, फिर 7, ऐसे ऐसे करेगा, ठीक। बिल्कुल सही है, ऐसे भी आप करेंगे तो भी आपको क्या होगा, आंसर मिल जाएगा, लेकिन फिर आप कभी सेलेक्ट नहीं हो पाओगे एग्जाम में, बस फर्क इतना ही है, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा, कर तो आप ऐसे भी लोगे, ठीक। तो आपको चीज़ों को किस कंटेक्स्ट में समझना है, कॉम्बिनेशन। थीम समझ गया क्वेश्चन की, कि पार्टी में टोटल 10 लोग हैं, सबको एक दूसरे से हाथ मिलाना है, ठीक। अब ऐसा मत समझना कि भाई पार्टी चल रही है, एक बार हाथ मिलाया, मान लो मेरा नाम ए है, मैंने बी से हाथ मिलाया एक बार, अब मैं भावुक हो गया कुछ देर बाद, ठीक, फिर मैंने बी से हाथ मिलाया, फिर वो भावुक हुआ, फिर वो, ऐसा नहीं, ऐसे हैंडशेक नहीं हो रहा है। हैंडशेक का मतलब क्या है, एक ही बार, ठीक है, एग्जैक्टली वंस, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। अब करें कैसे, देखो समझो इस बात को। ये बताइए हाथ कब मिलता है, ठीक। अब लोग कहेंगे सर ये क्या पूछ रहे हैं आप, हाथ कब मिलता है। हाथ कब मिलने का मतलब ये है बेटा कि एक हैंडशेक कब हो सकता है, जब एक आदमी अपना हाथ आगे करे और दूसरा आदमी अपना हाथ आगे करे। यानी एक हैंडशेक होने के लिए कम से कम कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी, 2। भाई खुद से तो हाथ नहीं मिला लोगे ना, कि ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड है, ये तुम्हारा राइट हैंड है, तुमने अपने से ही हाथ मिला लिया, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक। तो तुम अगर हैंडशेक की बात हो रही है, ठीक, तो एक हैंड किसका होगा, एक आदमी का, और एक आदमी का। यानी एक हैंडशेक के लिए, ठीक, टोटल कितने पर्सन चाहिए हमको, 2 पर्सन चाहिए। ध्यान समझना, एग्जैक्ट, यानी रिक्वायरमेंट, ठीक, रिक्वायरमेंट आर कितना है, 2। अच्छा, पार्टी में टोटल लोग कितने हैं, 10, यानी एन की वैल्यू कितनी है, 10। यानी इसका मतलब यही वो 10 लोग होंगे जो हाथ मिलाएंगे टोटल, ठीक, यही वो 10 लोग होंगे जो क्या होंगे, हाथ मिलाएंगे। यानी टोटल हमारे पास कितने लोग हैं, 10। हमारा काम क्या है, हाथ मिलाना, और एक हाथ मिलाने के लिए कितने आदमियों की जरूरत है, 2। यानी रिक्वायरमेंट कितने की है, 2। इट मीन्स कि अगर मैं 10 से 2 कैलकुलेट कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल कितने नंबर ऑफ क्या हुए, हैंडशेक हुए। क्लियर है सबको ये बात, सबको ये बात समझ में आ रही, ठीक। बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना है कि एन और आर का जो मतलब मैंने आपको समझाया था। एक और चीज, एन और आर एक ही डोमेन को डिफाइन करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये इंसान है तो ये जानवर होगा, ठीक। ये क्या कहते हैं, प्लास्टिक की बोतल है तो ये क्या कहते हैं, स्टील का गिलास होगा, ऐसा नहीं। ये दोनों क्या होंगे, एक ही डोमेन को फॉलो करेंगे। यानी चैप्टर में ये समझना है कि कंडीशंस क्या है, कंडीशन को एनालाइज करना है। भाई टोटल पार्टी में कितने लोग हैं, 10। क्या चाहता है, हैंडशेक चाहता है। हैंडशेक के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होती है, 2। तो इट मीन्स कि 10 से 2 कर देने से मुझे पता चल जाएगा कि 10 लोगों ने टोटल कितने हैंडशेक किए होंगे। तो कितने किए होंगे अपॉन 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45। क्लियर है, ठीक। तो मेरी हैप्पी बर्थडे वाली पार्टी में टोटल कितने हैंडशेक हुए, 45। क्लियर है सबको ये बात, ठीक, समझ में आ रही। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बिल्कुल एक एक चीज आपको बता रहा हूं कि क्यों मैंने N10 लिया, क्यों R लिया, हर एक चीज ध्यान समझिएगा, खासकर वो बच्चे जो पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बिना इतने इजी एक्सप्लेनेशन के आप चीज़ों को नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो बहुत आसान से समझिए और बहुत ध्यान समझिए। क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बिल्कुल इसी का, ठीक, रेसिप्रोकल है। यहां पर क्या कहा गया है, इन अ बर्थडे पार्टी एवरी person shakes hand with every other person if there was a total of 28 handshakes in the party, how many persons were present। अब देखो यहाँ क्या पूछ लिया,
ठीक, यहाँ उल्टा कह दिया क्या कि भैया एक पार्टी थी जहाँ टोटल हाथ कितने मिले, टोटल हैंडशेक हुए कितने 28। तो यह बताइए उस पार्टी में कितने लोग थे। अब इसका मतलब क्या है, आप लोग सभी बताओ भाई, हमें ये नहीं पता पार्टी में कितने लोग थे, तो टोटल कितने लोग थे n, हाथ मिलाने के लिए कितने चाहिए 2, तो ये जो NC2 की वैल्यू है वो कितनी दी है 28 दी है। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, ये भी तो एक मुद्दा है। ठीक, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। अब देखो पहले सॉल्व करना बताता हूँ, फिर मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा कि कैसे इसका शॉर्टकट आप निकाल सकते थे। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये बताओ मैंने क्या सिखाया था, मैंने ये कहा है कि n को उतनी बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं जितना क्या है r हो। तो n कितनी बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई होगा 2 बार, तो एक n और n से एक कम n-1, और किससे डिवाइड कर दें जितना r फैक्टोरियल हो। तो r कितना है 2, तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, और इसका 28। क्लियर है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, n स्क्वायर माइनस n क्रॉस मल्टीप्लाई 56, इसको इधर लेके आइए, n स्क्वायर माइनस n माइनस 56 इज इक्वल टू 0। अब ये बन जाने से क्या बन जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने क्या पढ़ा है इनइक्वालिटी, इसकी वैल्यू निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। तो वैल्यू चलो जल्दी से निकाल लो। तो वैल्यू क्या आएगी, अगर आपको ये क्या है, ये आपका 56 है और यहाँ क्या लेना है -1, तो यहाँ पर फैक्टर क्या बनेगा 7 और 8 बनेगा, लेकिन हमें साइन भी कंसीडर करना होगा। तो साइन क्या होगा, तो देखिए भाई यहाँ -1 कब आया होगा, जब मैंने -8 प्लस क्या लिखा होगा 7 लिखा होगा। अगर ये चीज़ फैक्टर के फॉर्म में -8 प्लस 7 होगी तभी ये -1 होगा। तो जो साइन होता है वो क्या हो जाता है अपोजिट होता है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी +8 और -7, तो -7 तो हो नहीं सकता। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हुआ 8। यानी पार्टी में टोटल कितने लोग थे, पार्टी में टोटल 8 लोग थे। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, देखो कैसे 8C2 कैलकुलेट कर लो, देखो 28 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 8 × 7/2 यानी कितना 28। हाँ ये बात बिल्कुल क्या है सही है। क्लियर है सबको, सबको बात समझ में आ रही। ठीक, तो ये तो करने का इसको स्टैंडर्ड अप्रोच है। ठीक, ऐसे आपको नहीं करना है एग्जाम में। कैसे करोगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बनाना। ठीक, आप समझो 2 तरीके हैं, एक ऑप्शन, एक क्या है ऑप्शन। ऑप्शन आपको मिलेगा ही, मैंने जानबूझ के नहीं दिया क्योंकि मुझे आपको बेसिक भी बताना है और शॉर्टकट भी आपको क्या करना है सिखाना है। तो एक तो ऑप्शन है कि आप ऑप्शन को पुट करके देखते और LHS बराबर RHS ठीक वेरीफाई कर लेते। एक और अप्रोच है, देखिए क्या, कभी भी अगर आपको हैंडशेक देकर, ठीक मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, कभी भी अगर आपको हैंडशेक देकर नंबर ऑफ पीपल पूछे तो आप पहले तो जितने भी हैंडशेक है उसको ऑटोमेटिक डबल कर लो। क्या कर लो, डबल, हमेशा डबल कर लो। कर लिए डबल। ठीक, अब कम में इसके नियर स्क्वायर देखो, कम में क्या करना है, इससे कम में करना है। ठीक है ना, कम में। तो इसके कम में स्क्वायर कौन सा है 49, किसका होता है 7 का। तो इससे कम में जो स्क्वायर मिला वो किसका मिला 7 का। तो जिसका भी स्क्वायर मिलता है हमेशा +1, यानी इसका मतलब कि जो √56 कब में होगा परफेक्ट। ठीक, जो वैल्यू मिलेगी 7, क्यों इससे कम में क्या था 49, ज़्यादा मत ले लेना। ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, कम में। ठीक, तो कम में क्या मिला 7 और हमेशा +1, हमेशा। ठीक, इस बात को ध्यान रखना। तो 7 + 1 क्या हो जाएगा 8। तो इट मीन्स पार्टी में टोटल कितने लोग थे 8 लोग थे। क्लियर है सबको। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स कैन बी फॉर्म्ड ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ एन ऑक्टागन। बहुत ध्यान समझना, क्या कह रहा है कि आप ऑक्टागन से कितने, ऑक्टागन की वर्टिसेस से कितने क्वाड्रिलेटरल क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। अब ऑक्टागन है, बाय नेम क्लियर हो रहा है, कितने वर्टेक्स होंगे 8 होंगे, हाँ या ना। ठीक, अच्छा, तो ऑक्टागन में कितने वर्टेक्स होंगे 8। कुछ देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक स्ट्रेट लाइन के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है 2 या 2 वर्टेक्स की। आप 2 वर्टेक्स कह लो, 2 पॉइंट कह लो, कुछ भी कह लो, यानी कितने की 2 की। क्लियर है सबको ये बात ध्यान रखना। अच्छा, अब दूसरी बात यहां पर समझो, लेकिन हमें स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनानी है। अगर हमें स्ट्रेट लाइन, अगर हमसे ये पूछा होता, सपोज दैट अगर हमसे ये क्वाड्रिलेटरल में काट दूं, मैं पूछूं कि हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन कैन बी फॉर्म्ड, तब आप क्या कहते हैं
सर ये तो बहुत आसान सी बात है, 8C2 बस निकाल दो और आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक, आपका आंसर 28 हो जाएगा। यानी टोटल ऑक्टागन में कितनी लाइनें बनेंगी, 28 बनेंगी, ठीक। लेकिन ये नहीं पूछा गया है हमसे, क्या पूछा गया, क्वाड्रिलेटरल। अच्छा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड, क्वाड मतलब कितना, 4, यानी 4 वर्टेक्स से जो फिगर बनती है या जो 4 साइडेड जो फिगर होती है, चाहे वो इस शेप में हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रोम्बस हो, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे वो ट्रेपीजियम हो, कुछ भी हो, क्योंकि ये सारे फिगर क्या हैं, 4 साइडेड है, यानी ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो आप ये बताइए कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए, जैसे मान लो मैंने रोम्बस बनाया, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए टोटल कितने वर्टेक्स चाहिए, 4 वर्टेक्स चाहिए, हाँ या ना, क्लियर है ना। यानी टोटल कितने वर्टेक्स चाहिए हमको बेटा, 4 वर्टेक्स चाहिए। अच्छा, यानी एक क्वाड्रिलेटरल, ध्यान समझना, एक क्योंकि काम क्या है, क्वाड्रिलेटरल बनाना, रिक्वायरमेंट क्या है, क्वाड्रिलेटरल बनाना। एक क्वाड्रिलेटरल के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ वर्टेक्स कितनी है, रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी बेटा, वर्टेक्स की 4 है, ठीक, कितनी है, 4। और हमारे पास हैं कितने, 8, क्योंकि बनाना कहाँ से है, ऑक्टागन से बनाना है, तो हैं कितने, 8। यानी इसका मतलब टोटल कितना है हमारे पास, 8, रिक्वायरमेंट कितने की है, 4 की, तो बनेंगे कितने टोटल, यानी 8C4 बनेगा। क्लियर है सबको, सबको बात समझ में आ रही। तो आपको क्या करना है, 8C4, 8 मतलब टोटल जहां से बनाना था, और क्या बनाना था, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए कितने चाहिए, 4 वर्टेक्स चाहिए। तो हमने क्या किया, 8C4 कर लिया। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, बिल्कुल आसान है। तो कितनी बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 4 बार में, 8 × 7 × 6 × 5। अच्छा, फिर किससे, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 24। बस सॉल्व कर दो, 6 1 जा, 6 4 जा, 4 1 जा, 4 2 जा, 5 2 जा 10, यानी 70। यानी टोटल कितने क्वाड्रिलेटरल क्रिएट हो सकते हैं आपके टोटल ऑक्टागन के वर्टिसेस से, या ऑक्टागन से टोटल, ठीक, नंबर ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल क्रिएट होंगे वो क्या होंगे, 70 क्रिएट होंगे। क्लियर है सबको, ठीक। तो ये इस सवाल का क्या था, आंसर था। आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का देखिए, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 12 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन विच नो पॉइंट्स आर कोलिनियर। मतलब किसी प्लेन में 12 पॉइंट्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मान लो मैंने 12 पॉइंट्स बनाए, लेकिन कह रहा है कोई कोलिनियर नहीं है, ठीक। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, यही समझ लो, क्योंकि मैं अगली क्लास में इस पर बहुत हेल्दी डिस्कशन करूंगा। कोलिनियर मतलब ऐसे पॉइंट्स बेटा, ऐसे पॉइंट जो एक ही पैटर्न में हो, एक ही लाइन में हो, जैसे ये सारे, ये और ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं, नॉन कोलिनियर है। यानी ऐसे कितने पॉइंट्स हैं, 12। तो आप ये बताइए कि इन 12 पॉइंट से टोटल कितनी स्ट्रेट लाइंस आप ड्रॉन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में कम से कम 10 बार मैंने बताया है कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉन करने के लिए टोटल कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट चाहिए, 2 पॉइंट्स की, ठीक। रिक्वायरमेंट कितने की है, 2 की है। हमारे पास कितने टोटल है हमारे पास 12। तो यानी टोटल कितने कॉम्बिनेशन या कितने बनेंगे, तो आप कहोगे 12C2। तो इस मीन्स इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 12C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 66। यानी टोटल 12 पॉइंट से हम कितने नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन कर सकते हैं, 66। क्लियर है। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, ठीक। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना है, चीज़ें थोड़ी सी डेप्थ में जाकर हैं समझनी है, कंडीशंस क्रिएट करनी है, रिक्वायरमेंट्स को देखना बहुत ज़रूरी है कि रिक्वायरमेंट क्या है, गिवन कंडीशन क्या है, फिर कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है, और एन और आर को फिर क्या करना है, डिसाइड करना है। ये बहुत बेसिक क्लास थी। इस क्लास का इंटेंशन ये था कि आपको बेसिक समझ में आए और एन और आर आप प्रेडिक्ट करना सीखो कि एन और आर कैसे आप प्रेडिक्ट करते हो, ठीक। अगली क्लास में मैं एंड और का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, पूरी क्लास उसी पर होगी, ठीक। बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, 10 से 12 पार्ट में, 8 से 9 पार्ट में ये पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक, ठीक है। तो बहुत आराम से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन में सब पढ़ा दूं और मैराथन क्लास कर दूं, नहीं भैया, ऐसा नहीं है। मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊँगा, मैं पूरा अच्छा पढ़ाऊँगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने काम नाम के लिए पढ़ा दिया, ठीक है। तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। और बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो जो बच्चा बिल्कुल नया हो बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझे, और कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में करे, ठीक। मैं उसको टेलीग्राम पे इंडिविजुअली मैसेज करके भी क्या कहते हैं, रिप्लाई करता हूँ,
ठीक है, और वरना मैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में तो करता ही करता हूँ रिप्लाई, ठीक है। तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम टाइम पे होगा, ऐसा मत सोचना कि एग्ज़ाम टाइम पे नहीं होगा, ठीक, डिले होगा, कुछ नहीं डिले होगा, सब टाइम पे होगा। जब आईआईटी का एग्ज़ाम हो रहा है तो ये भी होगा। दूसरी चीज़, ठीक, कि कल 11 बजे, ठीक है, ट्विटर पे आप सभी लोग एसएससी वाले बच्चों के लिए और जो रेलवे वाले बच्चे हैं, ठीक, उनके लिए क्या कहते हैं, एक ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है। सारी फैकल्टीज़ मिलकर एक ट्विटर पे एक ट्रेंड चला रही हैं, बॉयकॉट मीडिया, ठीक है, और एसएससी रिजल्ट और आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम। तो इन तीनों आपको क्या कहते हैं, ट्रेंड को फॉलो करना है, ठीक, और इनको, इस ट्रेंडिंग को नंबर 1 बनाना है, ठीक। तो आप सभी लोग कोऑपरेट करिएगा, ठीक, 11 बजे कल मॉर्निंग में। दिन भर मत लगे रहना, ठीक, आधे घंटे करना, ठीक, फिर उसके बाद शाम को आधे पौन घंटे करना, फिर अपना पढ़ाई करना, ठीक है। और बिल्कुल कहीं बाहर मत घूमना, कहीं बाहर मत जाना, ठीक, खूब मन से पढ़ाई करो और हर एक चीज़ क्या कहते हैं पढ़ लो, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको क्या कहते हैं कोई दिक्कत ना हो, और स्पीड पर ध्यान दो, जिससे आता तो बहुत को सबको सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पीड मैटर करती है। तो स्पीड को ध्यान में रखो। मुझे टाइम मिलता है, अगर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी और सारी चीज़ें सही रहती हैं, ठीक, तो मैं आपको क्या कहते हैं कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ वीडियोस डाल दूंगा, जिससे आपको मल्टीप्लाई में काफ़ी, ठीक है, आसानी होगी, क्योंकि कुछ मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स मेरे पास हैं जो मैं आपसे कोऑर्डिनेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो भी चीज़ें मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, और डिले होता है तो गुस्सा मत हुआ करिए, ठीक है, पैनिक मत हुआ करिए। चीज़ें, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जेन्युइन कंडीशंस, जिनकी वजह से कोई अपना कमिटमेंट नहीं पूरा कर पाता, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं कमिटमेंट नहीं पूरा करूँगा, डिले होगा लेकिन कमिटमेंट ज़रूर पूरा होगा, ठीक है ना। तो चलो आज के लिए बस यहीं, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।